अच्छा जी, सोल ट्रेडर के बाद जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से भी ज़्यादा ज़रूरी जो एक काम है वो है एडजस्टमेंट्स करना जी। एडजस्टमेंट्स को सीखना भी है और फिर उन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना भी है जी। एडजस्टमेंट से हमारा मतलब क्या है? एडजस्टमेंट से हमारा मतलब ये है कि जी हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें ट्रायल बैलेंस से मिल जाती है। जो इन्फॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस से मिलती है उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है लेजर, और लेजर का सोर्स होता है जर्नल। इसका मतलब है जर्नल से लेजर बना होता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना होता है। तो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है उस सारी इंफॉर्मेशन के साथ डेबिट और क्रेडिट दोनों काम हो चुके हैं। सो बेटे याद रहे, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें आनी हैं उन्होंने वन टाइम पोस्ट होना है। वन टाइम पोस्ट, आइदर वो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी या फिर वो चीज़ें फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगी और एक ही जगह पे जाएंगी। जैसे सेल्स है, रेवेन्यू है तो इनकम स्टेटमेंट में चले जाएगा, प्लांट है तो नॉन करंट एसेट्स में चले जाएगा, रिसीवेबल्स हैं तो करंट एसेट्स में चले जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो करंट लायबिलिटी में चले जाएगा, वेजेस हैं तो एक्सपेंसेस में चले जाएंगे, रेंट है तो एक्सपेंसेस में चले जाएगा। वन टाइम पोस्ट। लेकिन याद रहे जिन चीज़ों को मैं एडजस्टमेंट्स बोलता हूँ ना, वो मेरी नोट्स हैं, वो मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैं क्लास में कहता हूँ जो डाटा हमें अंग्रेजी में गिवन है वो मेरे नोट्स हैं। और बेटे नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि रॉ ट्रांजैक्शन है, उसके साथ टू इम्पैक्ट्स होने वाले हैं। हमने उसके साथ टू इम्पैक्ट्स करने हैं। अब हमारे पास चॉइस है, आइदर हम डेबिट क्रेडिट करके सीख लें या फिर हम उसको थोड़ा सा अकल के साथ सीख लें। तो मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि चूँकि ये अभी बड़ा स्टार्टिंग स्टेज होती है, तो स्टार्टिंग स्टेज में जब हम एडजस्टमेंट सीख रहे हो तो इसको हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखें। अदरवाइज डेबिट क्रेडिट के साथ सीखने में थोड़ा सा फिर शुरू में बच्चा स्ट्रगल करने लग पड़ता है। सो मैं अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये एडजस्टमेंट सिखा देता हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट है दैट इज एडजस्टमेंट विद द इन्वेंट्रीज। जो मेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री के साथ। बेटे इन्वेंट्री जो है वैसे ही हमारे क्वेश्चन में दो होती हैं जी। एक इन्वेंट्री कौन सी इन्वेंट्री है? ओपनिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमेशा 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 हमें ट्रायल बैलेंस से मिलती है। और उसके साथ आपने एक काम करना है, और वो काम क्या है? आप उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख देंगे। आपको अभी तक कॉस्ट ऑफ सेल याद हो गया होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक दूसरी भी है दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन दोनों इन्वेंट्रीज के साथ डेट्स भी मेंशन होती हैं, सो हमें पता चल जाता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा हमें कहाँ से मिलती है? नोट्स में। और नोट्स वाली चीज़ों के साथ दो काम करने हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ दो काम क्या करने हैं? एक बेटे आपने इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में माइनस करना है, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स किसके इक्वल होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगी। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये हमें नोट्स में वो बता देगा। हम एक तरफ उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में से क्या करेंगे? लेस करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करते हैं, दूसरी तरफ क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम करंट एसेट्स की फर्स्ट लाइन में लिखेंगे जी।
कोशिश कर लेनी है बेटे करंट एसेट्स की फर्स्ट लाइन हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए आपने लीव की हो जी। उसके बाद जो मेरे पास सेकंड एडजस्टमेंट है दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। अब यार ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? पहली बात तो ये कि ट्रायल बैलेंस में अगर रेंट लिखा हुआ है तो उस रेंट का मतलब है रेंट पेड। उसका मतलब है रेंट पेड। कैसे जी? जब ट्रांजैक्शन हुई आपने एंट्री की रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, आपने रेंट के डेबिट साइड पे कैश लिखा होगा 100 और फिर यहाँ पे एक बैलेंस आया होगा। ये बैलेंस आप कहाँ ले जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। तो मैं कह सकता हूँ कि रेंट की वो वैल्यू जो ट्रायल बैलेंस में मिल रही है वो एक्चुअली रेंट पेड है। तो रेंट पेड तो मुझे हमेशा कहाँ से मिल जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। लेकिन अगर वो रेंट प्रीपेड है तो वो मुझे कहाँ पे बताएगा? नोट्स में। वो मुझे नोट्स में बताएगा कि भाई कुछ रेंट हमने प्री पे कर दिया है, ज़्यादा पे कर दिया है। तो बेटे उसके साथ आप दो काम कर लीजिएगा। एक तरफ चूंकि आपने ज़्यादा पे कर दिया है तो एक्सपेंस की वो वैल्यू जो ट्रायल बैलेंस में आ रही है, रेंट की वो वैल्यू जो ट्रायल बैलेंस में आ रही है उसमें से माइनस कर दीजिएगा प्रीपेड वाला एलिमेंट। प्रीपेड एलिमेंट कि यार ज़्यादा पे कर दिए और चूंकि आज ज़्यादा पे कर दिए कल बेनिफिट मिलेगा तो उसको आप करंट एसेट्स में लिख लीजिएगा, अदर रिसीवेबल्स के नाम से लिख लीजिएगा या रेंट प्रीपेड कर दीजिएगा। सो याद रहे प्रीपेड के साथ दो काम करते हैं, एक एक्सपेंस में से माइनस, एक करंट एसेट्स में। उसके बाद जी थर्ड है हमारे पास ओइंग एक्सपेंस। जी ओइंग एक्सपेंस मतलब है खर्चा पे नहीं किया, इसको आप टू बी पेड कह लो। नहीं अच्छा लगा इसको आप ड्यू कह लो, इसको आप आउटस्टैंडिंग कह लो, इसको आप ओइंग कह लो, एक्रूड कह लो, कोई भी यार खर्चा है पे नहीं किया। तो भाई आप दो काम करने हैं प्लीज। एक तो वही बात है ट्रायल बैलेंस में वैल्यू पता होगी लेकिन वो वैल्यू सफिशिएंट नहीं है। द रीजन कुछ एक्सपेंस अभी तक पे नहीं किया। तो बेटे आपने दो काम कर लेने हैं। आपने क्या करना है, एक तरफ आप ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपको वेजेस गिवन हैं उन वेजेस में ऐड कर देना है आपने ड्यू वाला एलिमेंट। मतलब आपने कहना है यार वेजेस पेड जो ट्रायल बैलेंस में मिल रही है प्लस जो नहीं पे की, क्योंकि यार खर्चा तो खर्चा है ना। एंड दिस इज एक्रूअल बेसिस कि हम अकाउंटिंग में कैश बेसिस पे नहीं चलते, एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं। दूसरा काम क्या कर लेना है, दूसरा काम यार चूंकि पैसे पे करने हैं तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है। मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ। इन्वेंट्री दो होएंगी, एक ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस से मिलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री नोट्स में मिलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस करंट एसेट्स की फर्स्ट लाइन, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरी जनरेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। प्रीपेड है अगर एक्सपेंस तो दो काम करने, क्या एक तरफ एक्सपेंस में से माइनस, दूसरी तरफ करंट एसेट। अगर कोई एक्सपेंस टू बी पेड है तो दो काम करने, एक एक्सपेंस में ऐड, दूसरी तरफ करंट लायबिलिटी। इसके बाद जी हमारे पास फोर्थ एडजस्टमेंट है जी, दैट इज एडजस्टमेंट विथ बैड डेट्स। यार बैड डेट्स में ना वो बड़ा चीट कर जाता है ए लेवल्स वालों को। तो बैड डेट्स की एक वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ट्रायल बैलेंस में मिल सकती है। मतलब ए लेवल्स के कम से कम पास पेपर्स में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट में बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट्स गिवन है। तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स मिल जाए ना तो यार एक ही काम करना है और वो काम क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि डबल एंट्री हो चुकी है। और अगर बैड डेट्स की एक वैल्यू आपको कहाँ से मिल जाए, नोट्स में से, तो इसका मतलब है एक तरफ तो आप इसको क्या कर देंगे कि यार हमारा खर्चा है, आप इसको जीपी के बाद अदर इनकम के नीचे एक्सपेंसेस में लिख देंगे, जहाँ पे आप वेजेस लिखते हैं, रेंट लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं। दूसरा काम क्या है जी, दूसरा आप लेस कर देंगे फ्रॉम रिसीवेबल्स, लेस फ्रॉम रिसीवेबल्स के यार अब हमने रिसीवेबल्स से थोड़े पैसे लेने हैं और रिसीवेबल्स की वैल्यू भी ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है जी। उसके बाद जी हमें ड्राइंग्स का बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ड्राइंग्स की एक वैल्यू कहाँ से मिल सकती है, ट्रायल बैलेंस से। वो कहाँ जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन में। फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ जाएगी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैंने
मैंने थोड़ी देर पहले ही फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी, तो फाइनेंशियल पोजीशन में जो है हम ड्राइंग्स को आप देखें, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, तो ये ड्राइंग्स की वो वैल्यू थी जो ट्रायल बैलेंस में आती है। अगर वो मुझे बता देता है कि यार ड्राइंग्स कुछ और भी हैं नोट्स में, तो पता है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? वो कहेगा ड्राइंग्स हैं बट नॉट येट रिकॉर्डेड, नॉट येट रिकॉर्डेड, इस एक्सप्रेशन के साथ चलेगा। वो बताएगा यार कुछ ड्राइंग्स हैं लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं की, तो कर लेते हैं रिकॉर्ड। यार कौन सा रॉकेट साइंस है यार, 2 काम करने हैं जी, नोट्स में जो आ गया क्या जी, एक तरफ आप कर लीजिएगा ऐड इन ड्राइंग्स, दूसरी तरफ आपको सोचना पड़ेगा ड्राइंग्स कैश की हैं या फिर गुड्स की हैं। 2 ऑप्शन है ना जी, ऑनर कैश भी लेके जा सकता है, ऑनर जो है वो घर पे गुड्स भी लेके जा सकता है। तो कैश लेके जाएगा तो आप ड्राइंग्स में ऐड लेस फ्रॉम कैश कर लीजिएगा, लेस फ्रॉम कैश, क्योंकि यार रिकॉर्ड नहीं ना हुआ था एक्सप्रेशन ये, और गुड्स में से तो फिर यार लेस फ्रॉम परचेजेस कर लीजिएगा, लेस फ्रॉम। अब परचेजेस तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल में आता है, तो यार कॉस्ट ऑफ सेल की फाइनल सिचुएशन क्या हो सकती? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, डन जी। अच्छा जी, 6 एडजस्टमेंट जो है वो हम कर लेते हैं इनकम के साथ जी। इनकम के साथ भी एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इनकम यार अगर एडवांस होती है ना जी, इनकम अगर एडवांस होती है तो इनकम हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। इसका मतलब है इनकम है लेकिन पे नहीं की, सॉरी इनकम है एडवांस में, एडवांस में इनकम के लिए तो रिसीव है ना जी, इनकम एडवांस में रिसीव कर ली है, तो बेटे एडवांस इनकम रिसीव कर लोगे तो ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी होती है एडवांस इनकम, ठीक है ना जी। तो एडवांस इनकम लायबिलिटी है, और वो एडवांस के बारे में अपनी ख्वाहिश का इजहार कहाँ पे करेगा? नोट्स में। वो कहेगा यार पैसे पकड़ लिए लेकिन यार हैं अगले साल के, तो यार 2 काम करना, इनकम में से लेस कर देना कि यार इनकम में गलती से इंक्लूड हो गए हैं लेकिन पैसे अगले साल के हैं, और दूसरी तरफ यार अपनी लायबिलिटी बना लेना। आप कहना यार पैसे ले लिए हैं, काम नहीं किया, पैसे ले लिए हैं, क्लास नहीं अभी तक पढ़ाई, पैसे ले लिए हैं, कोर्स नहीं ख़त्म हुआ, सो लायबिलिटी है भाई, ठीक है नहीं। 7th इनकम एडवांस हो सकती है तो इनकम टू बी रिसीव्ड तो भी हो सकती है ना। इनकम अगर एरियर्स है, एरियर्स बोलते हैं टू बी रिसीव्ड, इनकम अगर एरियर्स टू बी रिसीव्ड है तो यार ये आपका क्या है? एसेट है जी। ये कहानी भी वो कहाँ सुनाएगा? नोट्स में। तो यार चुप करके इनकम में ऐड कर लेना, क्यों यार पैसे हैं लीव मिले नहीं है, इनकम में ऐड कर लेना। दूसरी तरफ आप अपना करंट एसेट लिख लेना कि यार पैसे रिसीव करने हैं, रिसीवेबल टाइप हो गया ना, पैसे रिसीव करने, करंट एसेट है आपका जी, ठीक है जी। उसके बाद जी मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है यार, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। भाई ये अनएडिटेड वीडियोस हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती क्योंकि मैं आगे सोच रहा होता हूँ, बाद में मैं कटिंग कुटिंग नहीं कर रहा, फिर मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक टॉपिक ही करवा देता हूँ यार, 2 मिनट तो लगते हैं, बच्चों वाला टॉपिक है, तुम लोगों ने तो अकाउंटिंग को वैसे ही मुश्किल बना दिया हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मैं हमेशा एक लेजर बनाता हूँ। मैं लेजर क्यों बनाता हूँ? क्योंकि यार मैं सोचता हूँ कि लेजर 1-2 लाइनों का तो ये लेजर है, और लेजर बना के सोल ट्रेडर में, पार्टनरशिप में, कंपनी में इसकी प्रैक्टिस करूँगा तो साथ साथ मेरा टॉपिक भी तो हो जाएगा ना जी। तो इसलिए मैं हर दफ़ा लेजर बना लेता हूँ। तो याद रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि प्रोविजन एक लायबिलिटी है। ये वाली प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
और आपको पता है ये वीडियोस जो हैं वो ए लेवल्स वाले भी सुन रहे हैं, और उनको तो पता ना, उन्हें पता है कि ये IAS 37 है, और IAS 37 कहता है प्रोवीन इज द लायबिलिटी विद द अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम एंड अमाउंट। सो हम आगे नहीं जा रहे, मैं कह रहा हूँ प्रोविजन एक लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस हमेशा 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 ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। बेटे अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो प्लीज नील ले लेना, नील इन केस नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, टेक इट एज 0 इन केस दैट बैलेंस इज नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। आपने इसको नील ले लेना जी, अगर ये नहीं गिवन ओपनिंग बैलेंस आपको हमेशा हमेशा हमेशा, क्योंकि प्रोविजन क्या है जी, प्रोविजन एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे ही हम ड्रॉ डाउन करेंगे। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा जी, दूसरा आपने इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। वो कैसे निकलेगा, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स की वैल्यू आपको हमेशा कहाँ गिवन होगी, ट्रायल बैलेंस में, और इस रिसीवेबल की वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक परसेंटेज से, जो परसेंटेज आपको वो नोट्स में बता देगा। मैं अज्यूम करता हूँ ओपनिंग बैलेंस मुझे 1000 गिवन है, नहीं गिवन तो 0 ले लूँगा। क्लोजिंग रिसीवेबल्स मुझे गिवन है, वो कहता है जी 50,000 के हैं, वो परसेंटेज मुझे बता देता है, वो कहता है जी हमने परसेंटेज लेनी है, लेट्स सपोज 5%, 10% कर लेते हैं यार। तो क्लोजिंग प्रोविजन क्या आ गया, 5000। तो ओपनिंग प्रोविजन गिवन होगी, क्लोजिंग आपने हमेशा निकाल लेनी है, रिसीवेबल्स की सम परसेंटेज। तो थर्डली आपने क्या करना है, आपने कहना है यार ये जो प्रोविजन 1000 से किधर चलेगी है, 5000 पे, तो कितने से इंक्रीज हो रही है, 4000 से। 1000 to 5000 का मतलब है इंक्रीज हो रही है 4000 से। ये जितने से हमेशा इंक्रीज होती है उतना आपका एक्सपेंस। दिस इज आपका फर्स्ट काम, इसको आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखना। दूसरा काम क्या करना है, क्योंकि नोट्स में आएगा, नोट्स में आने वाली हर चीज़ के साथ 2 काम करने हैं। दूसरा आपने ये करना है कि इस वाले कैरिड ऑन बैलेंस को आप हमेशा 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 फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, आप करंट एसेट्स में रिसीवेबल्स प्रेजेंट करेंगे, रिसीवेबल्स, उसमें से आप माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैरिड ऑन वाला बैलेंस। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं, अनदर एग्जांपल कर लेते हैं। उस एग्जांपल में हम क्या करते हैं ज़रा देखिएगा, लेजर बनेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसका हेडिंग है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है, क्लोजिंग बैलेंस आप सम परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स करेंगे, सम परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स, ओपनिंग बैलेंस लेट्स सपोज 500, सम परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स लेट्स सपोज 300। तो बेटे आपकी बात डिक्रीज हो गई है, तो जब भी प्रोविजन डिक्रीज होगी हम उसको इनकम में लिखेंगे, यानी कि हम उसको बेटे ऐड कर देंगे अदर इनकम्स में। अदर इनकम्स मैंने आपको अभी पिछली वर्कशीट में सिखाया है कि यहाँ आती हैं जीपी के बाद हम अदर इनकम में जहाँ रेंट रिसीव्ड लिख रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड लिख रहे हैं, वहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिख देंगे। और हमेशा 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 बैलेंस शीट में यही वाला कैरिड ऑन बैलेंस जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक लास्ट एडजस्टमेंट है, उसके अलावा भी 1-2 एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन यह है कि डेप्रिसिएशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन यार आसान भी बड़ी है यार, ठीक है ना जी। डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो आपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होएगी जी, आपके पास 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में आप करते हैं कॉस्ट इनटू रेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कहाँ गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस में, रेट कहाँ गिवन होता है, नोट्स में। आप कॉस्ट इनटू रेट करते हो, आपके पास क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या करते हो, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और फिर जो वैल्यू आ जाती है उसको हम बोलते हैं नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट माइनस प्रोविजन इक्वल्स नेट बुक वैल्यू, और हम नेट बुक वैल्यू पे क्या ले लेते हैं, रेट, तो हमारे पास आ जाती है डेप्रिसिएशन। तो यार डेप्रिसिएशन निकालना बड़ा आसान है। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट पे रेट ले लेना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो कॉस्ट माइनस प्रोविजन करके रेट ले लेना। कॉस्ट भी ट्रायल बैलेंस में मिलेगी, प्रोविजन भी ट्रायल बैलेंस में मिलेगी। कॉस्ट माइनस प्रोविजन करके जो वैल्यू आएगी उस पर रेट ले लेना। दोनों सूरतों में तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मसला ये है कि जो डेप्रिसिएशन है उसके साथ टू इम्पैक्ट्स क्या करने हैं। डेप्रिसिएशन तो आ गई, अब एक तरफ डेप्रिसिएशन को क्या कर देना, एक्सपेंस, दूसरी तरफ इसको ऐड कर देना, ऐड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसमें ऐड कर देना। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, कुछ लोगों को समझा दूं मैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अब बोलते हैं किसी भी एसेट की टोटल डेप्रिसिएशन जो आज तक हुई है, जब से खरीदा था। तो सोचो ना, इस साल की भी तो ऐड करनी है ना, तो वो ऐड कर देंगे। मतलब आपने दो काम करने, एक तरफ डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस कर देना, दूसरी तरफ आपने टोटल डेप्रिसिएशन निकाल देनी है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।